हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल पढ़ले.com पे। स्टूडेंट, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। बिहार बोर्ड के जो सब्जेक्टिव पेपर आता है उसमें एक क्वेश्चन इस टॉपिक से निश्चित हर एक बार पूछ लिया जाता है। उस टॉपिक का नाम है कि अपरिमेय संख्या को कैसे प्रूव किया जाता है। वही आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है और दिया हुआ है 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो कैसे हम लोग किसी भी अपरिमेय संख्या को प्रूव करते हैं, इसी वीडियो के माध्यम से आज हम लोग सीखने वाले हैं। हर एक बार लगभग बिहार बोर्ड में एक क्वेश्चन इसमें से पूछ लिया जाता है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर वास्तविक संख्या में से है तो ये अपरिमेय संख्या कैसे प्रूव किया जाता है यही है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा और कैसे प्रूव किया जाता है हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू से शुरू करते हैं कि किसी भी अपरिमेय संख्या को कैसे प्रूव किया जाता है, उसको हम लोग सीखेंगे। इसको प्रूव करने से पहले स्टूडेंट हम एक चोर पुलिस की कहानी देखते हैं कि चोर पुलिस की कहानी के माध्यम से हम लोग सीखेंगे कि किसी भी अपरिमेय संख्या को कैसे प्रूव किया जाता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले चोर पुलिस की कहानी सुनते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अपरिमेय संख्या को कैसे प्रूव करना होता है। स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए कि एक चोर है, चोरी करते हुए वो पकड़ा जाता है, तो उसको चोर क्या करता है, चोरी करते हुए रहता है तो पुलिस उसको पकड़ लेता है और पुलिस पकड़ करके उसको कोर्ट में ले जाता है। कोर्ट में जाने के बाद वहां पे जज जो रहता है चोर से पूछता है कि क्या तुमने चोरी किया है कि नहीं किया है। तो चोर वहां पे बोलता है कि साहब मैंने चोरी नहीं किया है। तो अब क्या करना पड़ेगा, पुलिस को जो है चोरी साबित करना पड़ेगा कि चोर ने चोरी किया है। तो इस तरह से हम लोग भी यही देखेंगे कि अपरिमेय संख्या को सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, साबित कैसे किया जाता है उसको सीखने के लिए आपको करना पड़ेगा कि अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या मान लेना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा कि जो मैंने माना है यानी कि जो परिमेय संख्या मानेंगे उसको साबित नहीं कर पाएंगे और इस तरह से जो परिमेय संख्या मैंने माना था वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो आप लोग को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि कैसे ये चोर पुलिस की कहानी आई है, तो हम इसको वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू से शुरू करते हैं कि एक √3 को लेते हैं कि कैसे एक √3 को अपरिमेय संख्या प्रूव किया जाता है, एक वीडियो के माध्यम से सीखते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, √3 है, उसको हम लोग कैसे अपरिमेय संख्या प्रूव करेंगे उसको हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है कि √3 हो या कोई भी अपरिमेय संख्या दिया हुआ रहेगा तो उसको लिखने का कुछ तरीका होता है, उसको आप लोग एक बार मेमोराइज कर लीजिए, याद कर लीजिए और लगभग सारा क्वेश्चन में ये फिट बैठ जाता है। तो एक ही बार सीखिए, ध्यान से सीखिए, उसके बाद आप लोग को एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। आप लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या जो होता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, PYQ के रूप में लिख सकते हैं। PYQ के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यानी कि √3 को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, PYQ के रूप में लिखना पड़ेगा। तो हम लोग लिख लेंगे कि √3 बराबर हम लोग लिख सकते हैं = PYQ। उसके बाद हम लोग को ब्रैकेट में कुछ कुछ लिखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि P और Q जो है एक सह अभाज्य संख्या है। P और Q एक सह अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। और लिखना पड़ेगा कि P और Q एक पूर्णांक भी है। P और Q एक पूर्णांक है। P और Q एक पूर्णांक है। इसके बाद लिखना पड़ेगा कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये सब बात आपको लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हम लिख दिए कि √3 = PYQ, जहाँ पे P और Q एक सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या होती है जिसका HCF 1 हो, यानी कि P और Q का एक सार्व गुणनखंड 1 होगा, यानी कि HCF इसका क्या होगा, 1 होगा। इसका P और Q क्या होगा, एक पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर Q इज इक्वल टू 0 हो जाएगा यानी कि ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए √3 को यहाँ पे
लिखेंगे पी वाई क्यू और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ तक आप लोग लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग कर देंगे, यानी कि ये इधर इधर इसको बोलते हैं LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और इसको बोलते हैं RHS यानी कि राइट हैंड साइड। दोनों ओर वर्ग करने पे, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर जब वर्ग कीजिएगा तो क्या आएगा, इधर है √3 तो √3 का वर्ग, और इधर है पी वाई क्यू तो पी वाई क्यू का वर्ग। जैसे √3 का वर्ग कितना हो जाएगा, √3 × 3, और इधर हो जाएगा p² बाई Q²। इधर हो जाएगा p² बाई Q², और √3 को √3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। √3 को √3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा √9, और √9 बराबर कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। तो इधर हो जाएगा इधर हो जाएगा 3 इज इक्वल टू p² बाई Q², यानी कि LHS में हो जाएगा 3, और राइट हैंड साइड यानी कि RHS में हो जाएगा p² बाई Q²। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कैंची गुना करेंगे। कैंची गुना आप लोग को पता होगा, जैसे इसको बोलते हैं कैंची गुना। जैसे यहाँ पे 3/1 होता है, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1 है, 1 को p² से गुना करेंगे और 3 को Q² से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो इधर हो जाएगा LHS में हो जाएगा 3Q² इज इक्वल टू p²। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस 3 को, यहाँ पर जो 3 है, इस 3 को हम लोग राइट हैंड साइड में ले आएंगे। यहाँ पे जो लिखा हुआ है 3Q², 3Q² का मतलब होता है 3 इंटू Q², यानी कि 3 गुने Q² लिखा हुआ है, ये गुना में है, तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, ये भाग में हो जाएगा। तो Q² बराबर हो जाएगा p² बाई 3 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर से एक बार हम लोग देखते हैं कि अगर कोई भी अपरिमेय संख्या दिया हुआ कि कैसे उसको हम लोग प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि √3 एक परिमेय संख्या। हम लोग जब मान लेंगे, क्या कर लेंगे, उसको मान लेंगे। मानने के बाद क्या करेंगे कि पी वाई क्यू के रूप में लिख देंगे, और ये सारा कंटेंट आपको लिखना पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यही इसी के माध्यम से हम लोग बाद में प्रूव करेंगे। जैसे P और Q एक सहअभाज्य संख्या है, P Q एक पूर्णांक है, और Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। इसी के माध्यम से हम लोग बाद में प्रूव करेंगे कि ये √3 क्या था, एक अपरिमेय संख्या था। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों ओर वर्क कर देंगे, यानी कि LHS और RHS साइड क्या कर देंगे, वर्क कर देंगे। जब दोनों ओर वर्क करेंगे तो इधर हो जाएगा √3 का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा P बाई Q का स्क्वायर। जब √3 का स्क्वायर करेंगे तो इधर आ जाएगा 3, और इधर हो जाएगा p², और ये 3 को हम लोग किधर ले आएंगे, इधर ले आएंगे। उसके बाद हम लोग आगे कैसे करते हैं, इसको सीखते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं। हम लोग जो लास्ट में लाए थे, क्या लाए थे, Q² इज इक्वल टू p² बाई 3 लाए थे। तो हम लोग स्टूडेंट फर्स्ट डे जो इसका वीडियो बना था, वास्तविक संख्या जो पहला वीडियो बना था, उसमें हम बताए थे कि अगर कोई संख्या है p² बाई 3, इसका मतलब होता है p² का एक गुणनखंड 3 है, इसका मतलब p का भी एक गुणनखंड क्या होगा, 3 होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि p² बाई 3 का एक गुणनखंड 3 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे p² बाई 3 में p² का एक गुणनखंड 3 है। 3 है, तो
तो p का एक गुणनखंड 3 होगा। p का एक गुणनखंड 3 होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे p का एक गुणनखंड 3 है। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग को क्या करना होगा, लिखना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग अगला स्टेप में क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बाई 3। यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, अब p बराबर मान लेंगे, कुछ भी मान लीजिए, 3m मान लेते हैं हम लोग, क्या कर लेते हैं 3m मान लेते हैं। और इस इक्वेशन में हम लोग क्या कर देंगे, डाल देंगे। तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बाई 3 में, तो क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर कितना हो गया 3m। यहाँ पे हम लोग करेंगे 3m का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, बट्टा में 3 हो जाएगा। जब 3m का स्क्वायर करेंगे हम लोग, तो 3m का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9m स्क्वायर बट्टा में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और यहाँ से 3 से 3 में क्या कर देंगे, काट देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 3m स्क्वायर। यहाँ पे समझते जाइए, मिटाते जाएंगे हम लोग। यहाँ पे आ गया क्यू स्क्वायर बराबर 3m स्क्वायर, और यहाँ से हम लोग 3 को इधर ले आएंगे तो m स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 3। यहाँ से हम लोग फिर कह सकते हैं कि क्यू स्क्वायर का एक गुणनखंड 3 है, क्यू स्क्वायर का एक गुणनखंड 3 है, 3 है। तो Q का एक गुणनखंड 3 होगा, Q का एक गुणनखंड 3 होगा। तो यहाँ पे हम लोग के पास क्या आ गया कि P का एक गुणनखंड 3 और Q का भी एक गुणनखंड 3। हम लोग के पास जो लास्ट में आया बन करके वो आया है कि Q का एक गुणनखंड 3 है और P का भी गुणनखंड 3 है। P का एक गुणनखंड 3 है, P का एक गुणनखंड 3 है। तथा Q का भी एक गुणनखंड 3 है, का एक गुणनखंड 3 है। लेकिन हम लोग जो माने थे, शुरुआत में माने थे कि P और Q एक सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। और सह अभाज्य संख्या का मतलब जो होता है कि P और Q का एक गुणनखंड जो होगा एक होगा, इसके अलावा कोई दूसरा सार्व गुणनखंड नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि P का गुणनखंड 3 है और Q का भी एक गुणनखंड क्या है 3 है, यानी कि P और Q का एक सार्व गुणनखंड हो गया 3। लेकिन हम लोग जो माने थे एक माने थे, इसके अलावा कोई अगर दूसरा हो रहा है, इसका मतलब हम लोग जो माने थे वो क्या हो गया है, गलत हो गया। तो हम लोग को सबसे लास्ट में लिखना पड़ता है कि हमने जो माना है कि P√3 एक परिमेय संख्या है, उससे विरोधाभास पैदा होता है। हमने जो माना है वो विरोधाभास पैदा होता है, यानी कि कंट्राडिक्टरी हो रहा है ये। तो सबसे लास्ट में हम लोग लिखेंगे हम लोग ने जो माना था कि √3 एक परिमेय संख्या है, उससे विरोधाभास पैदा हो रहा है, उससे विरोधाभास पैदा हो रहा है। तो
हो रहा है, इसलिए √3 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या होगा, इसीलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करता हूं कि इसको आपको समझ में आ गया हो कि कैसे एक अपरिमेय संख्या को कैसे प्रूव किया जाता है। एक क्वेश्चन हम फिर से लेते हैं इसी से रिलेटेड, उसको हम लोग इस वीडियो में समझते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन लेते हैं √3 के जैसा ही। तो यहाँ पे √3 को हम लोग हटा करके √2 ले लेते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या। तो कैसे हम लोग बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे कि माना कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर कोई परिमेय संख्या दिया हुआ है तो परिमेय संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब हम लोग क्या कर देंगे, √2 को p/q के रूप में क्या कर देंगे, लिख देंगे। और उसके बाद हम लोग को लिखना पड़ेगा कि p और q जो है उसका एक सह अभाज्य संख्या, p और q एक सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। उसके बाद हम लोग को लिखना पड़ेगा p और q एक पूर्णांक है, pq एक पूर्णांक है, जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0 है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग कर देंगे। दोनों ओर वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, दोनों ओर वर्ग करेंगे तो इधर हो जाएगा √2 का वर्ग और इधर हो जाएगा p² बटा q², यानी कि p/q का स्क्वायर। इधर हो जाएगा 2 और इधर हो जाएगा p² / q²। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कैंची गुना करेंगे। कैंची गुना करने पे क्या हो जाता है, ये 2 है इधर आ जाएगा और q इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा q² बराबर p² / 2 हो जाएगा। और इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि p² का एक गुणनखंड क्या है, 2 है। और इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि p का एक गुणनखंड क्या होगा, 2 होगा। तो हम लोग इस इक्वेशन का मान लीजिए कि इक्वेशन मान लीजिए हम लोग एक, तो यहाँ पे हम लोग कह देंगे कि p का एक गुणनखंड 2 है, p का एक गुणनखंड 2 है, गुणनखंड 2 है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि p बराबर कुछ मान लेंगे। p बराबर अगर आपको मानने का मन कर रहा है कुछ भी तो उसको हम लोग मान लेंगे। क्या मानेंगे कि जितना में नीचे में जितना रहेगा, इस यहाँ पे 2 है तो उसी से मल्टीपल हम लोग मानेंगे। तो पहला इक्वेशन का तो ये आ गया रिजल्ट कि p का एक गुणनखंड क्या है, 2 है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, p बराबर मानेंगे। तो p बराबर कितना मानेंगे कि जो नीचे दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 का मल्टीपल हम लोग मानेंगे, 2 का मल्टीपल मानेंगे। इस रिजल्ट को हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं, ये बाद में काम आएगा आपको। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, p बराबर क्या मान लेंगे, 2m मान लेंगे और इस इक्वेशन में हम लोग क्या कर देंगे, डाल देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा q² बराबर 2m का स्क्वायर बटा में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, q² बराबर हो जाएगा 4m² / 2। यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, हो जाएगा q² बराबर 2m²। फिर से कैंची गुना करेंगे तो ये इधर हो जाएगा q² बराबर बटा में 2 बराबर हो जाएगा m²। तो इस इक्वेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं कि q² का एक गुणनखंड अगर 2 है तो q का भी एक गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख लेंगे q का एक गुणनखंड 2 है, q का एक गुणनखंड 2 है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि जो फर्स्ट इक्वेशन था उससे जो रिजल्ट हम लोग के पास आया था, उससे आया था कि q का एक गुणनखंड 2 है, p का यहाँ पे होगा p का एक गुणनखंड 2 है
और यहाँ पे Q का एक गुणनखंड 2 है। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो माने हैं कि P और Q का एक सहआभाज्य संख्या है। सहआभाज्य संख्या का मतलब होता है कि इस दोनों का जो सार्व गुणनखंड 1 होना चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि P और Q का जो एक गुणनखंड 2 भी है। यहाँ पे देख रहे हैं P और Q का गुणनखंड क्या है, 2 है। इसका मतलब हम लोग जो माने हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है, इससे क्या हो रहा है, विरोधाभास पैदा हो रहा है और P √2 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। तो सबसे लास्ट में हम लोग को लिखना पड़ता है कि हम लोग ने जो माना है कि √2 एक परिमेय संख्या है, उससे विरोधाभास पैदा होता है, इसीलिए हम लोग √2 को क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या मानेंगे। तो सबसे लास्ट में हम लोग को लिखना पड़ता है, बस छोटा सा इसमें समझना है और लिखना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एक बार आप लोग समझ जाइएगा, उसका बहुत ही आसान होता है ये। इस दोनों क्वेश्चन के माध्यम से मैंने कोशिश किया कि आप लोग को समझा दिया जाए। तो सबसे लास्ट में हम लोग लिखेंगे, हम लोग ने जो माना है, हम लोग ने जो माना है, जो माना है कि √2 एक परिमेय संख्या है, इससे विरोधाभास पैदा होता है, इससे विरोधाभास पैदा होता है, इसीलिए √2 एक परिमेय संख्या न होकर अपरिमेय संख्या, √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में कि अगला टाइप कैसा आ सकता है आपके एग्जाम में। जैसे अगला टाइप आ सकता है कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, उसको कैसे प्रूव किया जाए। तो फिर से हम लोग वही करेंगे, ये तो उससे भी आसान होता है, इसमें थोड़ा सा समझना है, उसके बाद आपको समझ में पूरा आ जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या नहीं के परिमेय संख्या है। माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, PYQ के रूप में लिख सकते हैं। तो 5 - √3 को हम लोग PYQ के रूप में क्या कर देंगे, लिख देंगे। जहां पे हम लोग क्या करेंगे, P और Q का एक पूर्णांक है, P और Q एक पूर्णांक है, P और Q एक पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q इज नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद हम लोग इसको व्यवस्थित करेंगे। तो व्यवस्थित कैसे करेंगे, जैसे ये माइनस में है तो इधर आकर के क्या हो जाएगा, बराबर के इधर आके प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में है तो इधर आके क्या चीज हो जाएगा, माइनस में है। इसको ध्यान से समझिए, ये माइनस में है, √3 माइनस में है तो बराबर के इधर आकर के क्या चीज में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और ये जो है PYQ प्लस में है तो इधर आके क्या चीज में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। तो वही हम लोग करेंगे, 5 - PYQ बराबर हो जाएगा √3 हो जाएगा। या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि √3 बराबर 5 - PYQ। तो जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि P और Q एक पूर्णांक है, इसका मतलब 5 - PYQ क्या हो जाएगा, एक पूर्णांक हो जाएगा। 5 - PYQ क्या हो जाना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए। और इधर वाला संख्या क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए। इधर वाला संख्या परिमेय संख्या होना चाहिए, ये परिमेय संख्या है। तो इधर वाला भी LHS भी क्या होना चाहिए, एक परिमेय संख्या होना चाहिए, यानी कि √3 एक परिमेय संख्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन हम लोग जानते हैं कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इससे हम लोग को क्या हो रहा है, विरोधाभास पैदा हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, हमने जो माना था हमने जो माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, इससे विरोधाभास पैदा होता है, इससे विरोधाभास पैदा होता है इसीलिए
5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आया आपको? फिर से इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे प्रूव करते हैं ऐसा क्वेश्चन को। सबसे पहला काम हम लोग करेंगे कि 5 माइनस रूट 3 को एक परिमेय संख्या मान लेंगे। अगर परिमेय संख्या लिखा हुआ है, अगर मान लिए है, तो इसको पी वाई क्यू के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जहाँ पे पी और क्यू क्या होगा, एक पूर्णांक होगा और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसको जब हम सही से व्यवस्थित करेंगे तो 5 माइनस पी वाई क्यू इधर हो जाएगा और रूट 3 किधर हो जाएगा, आरएचएस साइड में हो जाएगा। सही से करेंगे तो रूट 3 बराबर हो जाएगा 5 माइनस पी बाई क्यू। और हम यहाँ पे जानते हैं कि पी और क्यू क्या है, एक पूर्णांक है, तो इधर वाला संख्या 5 माइनस पी बाई क्यू एक पूर्णांक होगा, यानी कि एक परिमेय संख्या होगा। इसका मतलब रूट 3 को भी क्या होना चाहिए, एक परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन हम लोग जानते हैं कि रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसीलिए हम लोग ने जो माना था कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, इससे विरोधाभास पैदा हो रहा है, विरोधाभास पैदा हो रहा है, यानी कि कंट्राडिक्टरी हो रहा है। कंट्राडिक्टरी का मतलब होता है विरोधाभास पैदा हो रहा है। इसीलिए हम लोग जो माना वो क्या है, गलत है। इसीलिए हम लोग 5 माइनस रूट 3 को क्या कह देंगे, एक अपरिमेय संख्या बोल देंगे। उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आ गया होगा। अगला टाइप जो आपको एग्जाम में आ सकता है उसको भी हम लोग समझते हैं। अगला टाइप है 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, उसको कैसे हम लोग प्रूव करेंगे, इसको भी हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग वही करेंगे कि माना कि 3 रूट 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 3 रूट 2 इज इक्वल टू पी वाई क्यू। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पी और क्यू एक पूर्णांक है, जहां पे q इज नॉट इक्वल टू 0 है। उसका फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसको सही से व्यवस्थित करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे, 3 रूट 2 है, यहाँ पे गुना है, ये इधर आकर के क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी कि इधर बचेगा रूट 2 बराबर p बाई 3 क्यू हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि p और q क्या है, एक पूर्णांक है। p और q क्या है, पूर्णांक है। इसका मतलब p बाई 3 क्यू क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। और पूर्णांक के बाद क्या हो जाएगा, ये सब एक परिमेय संख्या हो जाएगी। यानी कि आरएचएस में परिमेय संख्या है तो रूट 2 को भी क्या होना चाहिए, एक परिमेय संख्या होना चाहिए, एक परिमेय संख्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन हम लोग जानते हैं कि रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब यहाँ पर जो है विरोधाभास पैदा हो रहा है कि रूट 2 बराबर p बाई 3 क्यू में क्या हो रहा है, विरोधाभास पैदा हो रहा है। विरोधाभास पैदा किससे हो रहा है कि हम लोग जो माने थे कि 3 रूट 2 एक परिमेय संख्या है, उससे विरोधाभास पैदा हो रहा है। इसीलिए कि 3 रूट 2 एक परिमेय संख्या न होकर क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, हमने जो माना था कि 3 रूट 2 एक परिमेय संख्या है, इससे विरोधाभास पैदा हो रहा है। विरोधाभास पैदा हो रहा है, इसीलिए लास्ट में हम लोग लिख देंगे, इसीलिए 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या लास्ट में लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड। तो इस तीनों क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग सीख लिए कि किस तरह से आप लोग को क्वेश्चन आ सकता है। जैसे हम लोग पहला क्वेश्चन जो सीखे थे, रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा आ सकता है कि 5 माइनस रूट 3, या यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस हो सकता है, तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे रूट 3 दिया हुआ है तो रूट 2 के माध्यम में आ सकता है, रूट 8 आ सकता है, रूट 7 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। अगला टाइप आ सकता है कि जैसे यहाँ पे गुना में दिया हुआ है तो कोई संख्या क्या चीज भाग में हो सकता है। ये
तीन टाइप में मेनली बनता है कि अपरिमेय संख्या कैसे प्रूव किया जाता है। तीनों क्वेश्चन के माध्यम से, तीनों टाइप के माध्यम से हमने पूरा कोशिश किया कि आपको समझा दिया जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको जो भी मैंने पढ़ाया, जो भी सिखाया, जो भी सिखाने का कोशिश किया, आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को जा करके लाइक कर दीजिए। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और 2025 में जो बिहार बोर्ड का लिखने जा रहे हैं एग्जाम, उसके पास ये वीडियो जरूर पहुंच जाना चाहिए। और अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको प्रूव कीजिए और अपने नोटबुक में इसको प्रूव करके देखिए कि हमने जो इस वीडियो में सिखाया आप लोग सीख पाए कि नहीं सीख पाए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत ही शुक्रिया, आभार व्यक्त करते हैं। चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आ गया होगा तो जरूर लाइक कर दीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।